बीकॉम सेकंड ईयर हिंदी माध्यम के छात्रों, आज फिर से एक बार इनकम फ्रॉम सैलरी का एक नया प्रॉब्लम लेकर वीडियो लेक्चर के द्वारा आपके सामने आया। इस गणित की विशेषता ऐसी है कि मैंने शुरू के वीडियो में आपको बताया था कि भाई जो एग्जम्प्टेड अलाउंसेस कौन से, यानी जिसके अंदर में छूट मिलती है, और बाद में बताया था कि बाकी अलाउंसेस टैक्सेबल है। उसमें दो अलाउंसेस ऐसे थे जो पार्टली टैक्सेबल है, यानी कुछ पैसा टैक्सेबल होता है और कुछ छूट होती है। उनमें वो दो अलाउंस है, एक तो हिल एरिया अलाउंस है और एक ट्राइबल एरिया, मतलब आदिवासी एरिया में यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको स्पेशल अलाउंस के अंदर में छूट मिलती है। और हिल एरिया मतलब पहाड़ी एरिया होता है, जिसके अंदर में एक लिमिट दी होती है कि यदि 1100 फीट की ऊंचाई पर या 1100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर में है तब जाकर के उसको कुछ छूट मिलती है। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो आपके व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, जिसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि ये कर्मचारी जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये एक विशेषता है। गवर्नमेंट सर्वेंट होने के कारण ये जो एक इंटरटेनमेंट अलाउंस वाला जो मामला रहता है वो भी इसके अंदर में डिडक्शन का पार्ट बनता है। तो जैसे सीक्वेंस में प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी उसके साथ में मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए उसमें दिया उसकी सैलरी है 50,000 रुपये महीना, तो 50,000 12 महीने के हो गए 6 लाख रुपए। ना समझने जैसी कोई बात नहीं है, ये मामला क्लियर है। उसके बाद में उसको डीए मिल रहा है, डीए सिंपल है, इसीलिए बाद के अलाउंसेस में उसका कोई पेच है नहीं। 12,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने का 1,44,000, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है। मेरे लिखने में सीक्वेंस बदल गई है। अब ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है ये 3600 रुपये दिया हुआ है और मैंने पूरे 3600 बाहर लिखा है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कर्मचारी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इंटरटेनमेंट अलाउंस पहली बार तो उसके सैलरी में जुड़ेगा। इसको जो छूट मिलेगी वो यहाँ सैलरी में डायरेक्ट छूट नहीं मिलती है, वो इधर डिडक्शन में मिलती है। और डिडक्शन में भी मिलेगी उसी कर्मचारी को जो गवर्नमेंट है। तो ये चूंकि गवर्नमेंट है, फॉरेस्ट वाला है, तो इसको छूट मिलेगी, लेकिन छूट यहाँ नहीं। कई स्टूडेंट उसको ये मानकर कि सर इंटरटेनमेंट अलाउंस की फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफिसर को है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, इसको छूट मिलेगी, इसीलिए हमने इसको जो एग्जाम मिल रहा था वो एग्जाम देकर के यहाँ दिखा, ये गलत हो जाएगा। आपको छूट यहाँ नहीं देनी, इसलिए देखिए मैंने इंटरटेनमेंट अलाउंस से पूरा का पूरा लिख दिया। ये जो वर्किंग है, ये आपको यहाँ जो दिख रही है, ये वर्किंग ये इधर के लिए है। ये जब यहाँ आएंगे तब मैं बताऊंगा मामला क्या है। ये 3600 के लिए अभी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरटेनमेंट अलाउंस पहले सैलरी में जुड़े। नेक्स्ट है हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस। हिल मतलब होता पहाड़ी। यदि कर्मचारी जो आपके उसकी लिमिट है, 1 मिनट, प्रॉब्लम में देखिए सबसे नीचे में दिया हुआ है, मैं भी उसको ओपन कर लेता हूँ। Mr. X is an officer of the forest department of the government of UP. He is employed at place of height of 1100 मीटर of sea level, यानी समुद्री सतह से 1100 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी एरिया में ये नौकरी कर रहा है। इसीलिए अंडर सेक्शन 10 उसको 300 रुपये प्रति माह की दर से 12 महीने का 3600 रुपये अलाउंस माफ हो जाएगा। इसीलिए उसके इनकम में उसको मिल रहा है 5400, तो उसमें 300 रुपये पर मंथ तक माफ है, तो 5400 में से 3600 माफ हो जाएंगे, इसीलिए उसका टैक्सेबल अलाउंस होगा 1800। ये छूट सब लोगों को नहीं है, इतना ख्याल रखना, क्योंकि हिल एरिया मिलता उसी लोगों को है जो पहाड़ी एरिया में रहते। उसके बाद में ट्राइबल का मतलब था आदिवासी एरिया, पिछड़ा एरिया, जैसे अपना जो गढ़चिरौली वगैरह है, इस तरह के यदि प्लेसेस होते हैं जहाँ पर दुर्गम स्थान जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ पर उसको अलाउंस मिला है 4200। देखिए ये अलाउंस भी 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का 2400 रुपये माफ है, इसीलिए ये माइनस होते चले जाता है यहाँ पर, और जो रकम बची वो आएगी उसकी टैक्स, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। हाँ लेकिन ये पीएफ है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, हिंदी में बोला जाता है वैधानिक भविष्य निधि। शासकीय भविष्य निधि एक अलग है, वैधानिक अलग है। वैधानिक भविष्य निधि में किया गया अंशदान किसी भी तरीके से उसके सैलरी में जुड़ता नहीं है, परसेंटेज कैसा भी रहे, ये पूरा का पूरा
एग्जम्प्टेड हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर में क्या लिखा है, एक बार उसको फिर से देख ले ताकि मुझे आपको समझाने में दिक्कत जाएगी। His own contribution, मैंने इम्प्लायर लिख दिया है, गलत हो गया है, सॉरी। इसीलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप भी देखते चलिए साथ में। ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस है, अब ओन कॉन्ट्रीब्यूशन तो एसपीएफ है, एग्जम्प्टेड है। अब चूंकि मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा इसीलिए है कि एम्प्लॉयर का नहीं है, ये ओन होने के कारण भी ये एग्जम्प्टेड होता है। खुद का अंशदान कभी भी इनकम नहीं होता है, खुद उसने कंट्रीब्यूट किया तो उसकी जेब से पैसा गया है, उसको मिला थोड़ी है। इसीलिए अंडर सेक्शन 80C की आइटम है ये, अंडर सेक्शन 80C के आइटम होने के कारण ये यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी है, इस कंट्रीब्यूशन भी है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी है, दोनों है। ओन तो आता नहीं है, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी, चूंकि स्टैट्यूटरी फंड उसने बोला होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में किया गया अंशदान पूरी तरह से माफ है। 80C ओन वाले का था, एम्प्लॉयर का जो दिया है ये एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्टेड है मतलब माफ है, इसीलिए ये इसके इनकम में आएगा नहीं। उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस ये है, हाउस रेंट अलाउंस उसको मिला है 10,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने का हो गया 1,20,000। अभी हाउस रेंट अलाउंस में डिडक्शन मिलता है, उसके लिए रूल्स है। रूल्स क्या है, इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल HRA रिसीव्ड, मतलब उसको जितना भत्ता मिला वो पूरा का पूरा, तो मिला कितना 1,20,000 तो 1,20,000, अथवा रेंट पेड, ये HRA मिलता है उस आदमी को जिसका खुद का मकान नहीं है और वो किराए से रहता है, तो मकान किराए को कंपनसेट करने के लिए ये अलाउंस दिया जाता है। तो ये रेंट पेड उसने गणित में दिया है कि वो 12,500 रुपये पर मंथ किराए से रहता है, इसीलिए उसके 12 महीने का किराया हो गया 1,50,000 रुपये। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया है इज स्टे इन हाउस रेंट पेड 12,500 पर मंथ, तो 1,50,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, उसकी सैलरी 6 लाख रुपए, तो 6 लाख के 10% 60,000, तो 1,50 में से 60 गया, बचा 90, अथवा 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी 6 लाख रुपए, 6 लाख के 40% हुआ 2,40,000, मतलब एक अमाउंट है 1,20,000, एक है 90,000, एक है 2,40,000। इन तीनों में से जो कम है, तीनों में से कम कौन सा है, 2,40 से 1,20 कम और 1,20 से 90 कम है, मतलब सबसे कम है 90, इसीलिए ये 90,000 रुपये 1,20,000 में से माइनस होंगे, क्योंकि HRA जो मिला है उसमें उसको डिडक्शन मिलेगा इन तीनों में से जो कम है। तो कम मिलने के कारण 90,000 मिल गया, माइनस हो गया 30,000 बाहर। अब उसके बाद में और एक आइटम दी हुई है उसमें कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब जब ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वैधानिक भविष्य निधि का कंट्रीब्यूशन ही एग्जम्प्टेड है, तो इसका ब्याज भी टैक्सेबल होता नहीं है। तो ख्याल रहे आपको, वैधानिक भविष्य निधि का ब्याज और वैधानिक भविष्य निधि में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोनों के दोनों एग्जम्प्टेड है, इनकम में आएंगे नहीं, इसीलिए वो मैंने लिखा भी नहीं। अब ये टोटल हो गई 7,81,200, इसमें से माइनस करेंगे एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो फिक्स है 50,000 रुपये का, और यहाँ दूसरा माइनस होगा चूंकि ये कर्मचारी जो है ये सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर होने के कारण उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट मिलेगी। और छूट कैसी मिलेगी, वो छूट मिलेगी वास्तविक इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, वो कितना हुआ है ये गणित में देखो, आंसर में दिख रहा है कि आपने 3,600 रुपये लिखा हुआ है। मैंने कहा था कि यहाँ पर उसको छूट नहीं मिलेगी, लेकिन छूट मिलेगी नीचे डिडक्शन के अंदर में। अब हम यहाँ उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअल मिला 3,600 या अधिकतम राशि 5,000, मैक्सिमम लिमिट है ये 5,000, या 20% ऑफ सैलरी, तो सैलरी के 20% कितना हो रहा है 1,20,000। तो छूट कौन सी मिलेगी, इन तीनों में से जो छोटी अमाउंट है, तो 1,20 तो सबसे बड़ी है,
भाई ये दोनों में भी 5,000 ज़्यादा हो रहा है, ये सबसे कम है, तो ये 3600 की इसको छूट मिली। ये देखिए ये है 3,600, तो 50,000 3,600 दोनों मिलके हो गए 53,600। ये रकम ग्रॉस सैलरी में से माइनस होगी, बची हुई रकम कहलाएगी टैक्सेबल सैलरी। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव में वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिल एरिया कंपनसेटरी अमाउंट अलाउंस इज एग्जम्प्टेड अप टू ₹200 पर मंथ, 400 पर मंथ, 500 पर मंथ, 300 पर मंथ। तो आपको याद रहना चाहिए 300 रुपया प्रति माह एग्जम्प्टेड है, और ट्राइबल एरिया वाला 200 रुपये तक माफ है। क्रॉस क्वेश्चनिंग आ सकती है, इफ द एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन वर्धा सिटी सो ही इज अलाउड ट्राइबल एरिया सिटी कंपनसेट। यदि कर्मचारी वर्धा में है तो उसको ये ट्राइबल एरिया अलाउंस मिल रहा है, ये एग्जेप्टेड होगा क्या? आंसर आएगा नहीं, नो, बिकॉज वर्धा सिटी इज नॉट ए ट्राइबल एरिया। फिर वो बोलेगा द एम्प्लॉयर आर सर्विंग इन नागपुर। नागपुर है तो ठीक, अच्छी बात है, एंड ही इज रिसीव्ड हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस। पहली बात तो वो मिलता ही नहीं है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ भले आपको एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दरअसल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने वाले भी कम दिमाग के लोग नहीं रहते हैं। जब उनको मालूम है कि वर्धा ट्राइबल नहीं है, नागपुर हिल एरियाज नहीं है, तो वहाँ पर ये अलाउंस मिलता ही नहीं है, बाकी खत्म हो। ठीक है, जहाँ मिलता है वहाँ आपको देखना है, और देखते समय ये जरूर देखना है कि उसकी ऊंचाई दी है क्या। यदि 1100 मीटर से नीचे का एरिया है तो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, 1100 मीटर के ऊपर है तो फैसिलिटी मिलेगी। इंटरटेनमेंट अलाउंस कर्मचारी सरकारी था इसीलिए फैसिलिटी मिली। इस तरह की छोटी मोटी बातों का आपको चेक करना है। होप आपको ये गणित समझा होगा, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।